तो भाई आज हम आप लोगों को 18th सेंचुरी लिटरेचर इस सब्जेक्ट के भाई 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास भी होता है और बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों के पास भी होता है सेकेंड सेमेस्टर में। लेटेस्ट सिलेबस जो है भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें भाई 3 चैप्टर दिए गए हैं और 3 यूनिट जो आप लोगों को दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करे हैं और इसी से ही हमने आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप करवा दिया है। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला बल्कि मैडम पढ़ाने वाली है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलो करते हैं आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो, शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता देती हूँ। इस वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, देखो ये जो आपकी बुक है इसके अंदर 3 ही यूनिट है, तो मैंने आपको पर क्वेश्चन 1 यूनिट कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड, उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको करा दिए हैं। तो इन शॉर्ट बोलूं तो पर क्वेश्चन पर यूनिट आपकी कंप्लीट कराई गई है। तो इसी वजह से इस वीडियो में आपको 3 ही क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारा चैप्टर है द रेप ऑफ द लोक। तो हमने इस वाली यूनिट, इस वाले चैप्टर को इसके अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में जब जब जो क्वेश्चन आया वो मैंने इसके अंदर यहाँ पर आपको समझा दिया, दे दिया, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन देख लेना सारे। अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट आंसर। तो देखो, ये जो हमारा बुक थी, या फिर मैं बोलूँ यूनिट 1 है द रेप ऑफ द लोक, तो उसके राइटर कौन है, किसने लिखी है वो, तो वो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है। तो अब इनकी छोटी सी बायोग्राफी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने टाइम के बहुत अच्छे वाले कवि थे और इनको इनकी कपलेट्स, मतलब हीरोइक कपलेट, उनके सटायर और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने 18th सेंचुरी में दिया उसके लिए बहुत अच्छे से मतलब जाना जाता है। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात की तो इनका जो जन्म हुआ था 1688 21 मई को हुआ था लंदन में रोमन कैथोलिक फैमिली के अंदर। तो जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी इंग्लैंड के अंदर, तो पॉप को जो है फॉर्मल एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया था कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से क्या है, उन्होंने जो अपनी स्टडी एजुकेशन है वो खुद से, मतलब उन्होंने खुद से सीखा है सब कुछ। बाद में उनके बचपन में पॉप को एक बीमारी भी हुई थी जिसको बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज। ये एक तरीके का ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसके अंदर स्पाइन इफेक्ट हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जो आप लोगों ने सुना होगा कि इसको टीबी हो गया है। तो इस तरीके के ट्यूबरक्लोसिस के अंदर स्पाइन इफेक्ट होती है। तो जिस बीमारी ने इसको पूरी तरीके से फिजिकली डिफॉर्म्ड कर दिया था, यानी कि इनकी कमर झुक गई थी इस तरीके से, और इनकी लाइफ टाइम के लिए इनकी हेल्थ जो थी वो पुअर हो गई थी। एजुकेशन एंड लिटरेरी बिगिनिंग्स की बात करें, देखो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पॉप ने जो है बहुत ही लिमिटेड फॉर्मल स्कूलिंग ली है और उन्होंने खुद से ही सीखा है जो भी सीखा है। और इन्होंने किन ऑथर्स को फॉलो करके लिखना सीखा है, तो वो थे होमर, वर्जिल और हॉरेस। तो इन वाले ऑथर्स को इन्होंने बहुत फॉलो किया है। देन इनके मेजर वर्क्स जो आते हैं उनमें आता है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लोक। ये इन्होंने 1712 में लिखी थी, बाद में इसको एक्सपेंड किया 1714 में। बाद में द डनकेड 1728, एन एसे ऑन मैन 1733 टू 1734, 2 साल लगे इसमें इन्हें, ठीक है। एंड ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड एंड द ओडिसी, ये इनके मेजर वर्क्स थे। अगर इनकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की तो इनको मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट बोला जाता था, नॉन फॉर विट, बैलेंस, प्रिसीजन एंड सटायर। इन्होंने अपनी सभी बुक्स के अंदर क्रिटिसाइज किया सोशल फॉलीज को, वेनिटी, करप्शन जो था उनको सटायर के थ्रू यानी मजाक के थ्रू इनको क्रिटिसाइज किया है। और ये अपने टाइम के एक बहुत ही ज्यादा लीडिंग फिगर थे, ऑक्सफोर्ड एज के इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे वाले, मतलब जाने पहचाने फिगर थे ये। इनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो पोप ने कभी शादी नहीं की और इन्होंने अपनी ज्यादातर जो लाइफ थी वो अपने रेजिडेंस में ट्विचिंगम में बिताई। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों से फ्रेंडशिप किया और मतलब एक राइटर बने और पॉलिटिशियन बने, और बेकार हेल्थ होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे
और अपनी जो राइटिंग थी उसको कंटिन्यू रखा इन्होंने अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। डेथ हुई थी इनकी 30 में 1744 में एट द एज ऑफ 56। अपने घर पर ही इनकी डेथ हुई थी और इनको दफनाया कहाँ गया था? सेंट मैरीज चर्च में, इनके होम टाउन में। क्लियर हुआ? अब देखो ये जो हमारा चैप्टर बोलूं या ये जो पूरी स्टोरी थी, तो इसको ये जो द रेप ऑफ द लॉक है, इसको 5 कैंटोस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, कैंटोस यानी कि 5 पार्ट्स के अंदर, तो इनके पार्ट को कैंटो बोला है। तो इसलिए मैंने बोला है कि डिटेल कैंटो वाइज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कितने डिवाइड किया है? 5 कैंटोस में। तो स्टार्ट करते हैं अपने कैंटो 1, तो जिसका नाम है बेलिंडास अवेकनिंग एंड प्रिपरेशन। तो देखो ये जो पोएम स्टार्ट होती है ये इन्वोकेशन से स्टार्ट होती है। इन्वोकेशन यानी कि एक तरीके से वंदना करना, आह्वान करना किसी का। तो ये बहुत ही पुराना स्टाइल है जो क्लासिकल एपिक्स में यूज किया जाता था। तो यहाँ पर पोप अनाउंस करता है कि वो एक मतलब वो कुछ गाएगा। क्या गाएगा? ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट गाएगा, जो कि ट्राइवियल कोज की वजह से हुआ था, तो ये उसको गाकर सुनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सीन था, ये देखो ये पूरा प्ले है शायद, तो फिर ये जो पूरा सीन था ये शिफ्ट हो जाता है बेलिंडा पर। ये इस पोएम की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हीरोइन है कि वो अपने लग्जरियस बेडरूम में सो रही है, और जब वो सो रही होती है तो वो एक उसके सपने में एक हैंडसम स्पिरिट आती है, यानी बहुत सुंदर आत्मा आती है किसी लड़के की, जिसका नाम होता है एरियल। एरियल उसको एक्सप्लेन करता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय अ ग्रुप ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग्स। सुपर नेचुरल बीइंग्स यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, तो उसको उन लोगों द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जिनको बोला गया है इसके अंदर सिल्फ्स। तो सुपर नेचुरल बीइंग्स को सिल्फ्स बोला गया है, या फिर साइल्फ्स बोल लो या सिल्फ्स बोल लो, ये अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। और ये जो आत्माएं हैं ये है किसकी? ये उन फैशनेबल औरतों की आत्माएं हैं जो मर चुकी हैं, लेकिन उनको मृत्यु के बाद भी यानी कि डेथ के बाद भी उन्हें अपनी ब्यूटी, फ्लर्टेशन और सोशल लाइफ की चिंता है। तो वो उन औरतों की जो आत्माएं हैं वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एरियल यहाँ पर बेलिंडा को एक तरीके से चेतावनी देता है कि कुछ मिस्टीरियस डेंजर है जो उसको उसके दिन में थ्रेटन करेंगी, यानी कि डराएंगी। तो वो उसको एडवाइस देता है कि तुम्हें सावधान रहना है। वो उसको इस पूरी तरीके से नहीं समझाता है कि खतरा क्या है, लेकिन एक तरीके से बस वार्निंग देता है। तो जब बेलिंडा जागती है तो वो शुरू करती है अपना ड्रेसिंग रिचुअल बोलो या फिर यहाँ पर बोलो बिगिन्स हर इलैबोरेट टॉयलेट। तो यहाँ पे ये जो इसका वर्ड का मतलब होता है कि किसी का सजने संवरने का जो पूरा प्रोसीजर होता है। तो बेलिंडा जागने के बाद अपना पूरा ड्रेसिंग रिचुअल जो है वो शुरू कर देती है। तो यहाँ पे प्रॉप जो है इस सीन को बहुत ही ज्यादा डिटेल और आयरनी के साथ समझाता है कि उसका जो ड्रेसिंग टेबल है वो किसी रिलीजियस अल्टर से मिलता जुलता है, और उसके अंदर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, पाउडर्स और ज्वेलरी है जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट को। कि यहाँ पे बेलिंडा को जो है एक गॉडेस की तरह यानी एक देवी की तरह दिखाया गया है, जो कि एक सेक्रेड सेरेमनी को परफॉर्म कर रही है। यानी हो तो वो तैयार ही रही है भाई, मेकअप कर रही है, लेकिन उसको एक सेक्रेड सेरेमनी बोला गया, पवित्र सेरेमनी बोला गया कि। और ये जो सिल्फ्स हैं वो उसको असिस्ट कर रहे हैं हर एक स्टेप में, उसके जो सजने संवरने का प्रोसेस था उसके हर एक स्टेप में वो उसकी मदद कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कैंटो 2 द बैरन्स एम्बिशन। देखो जब उसकी सारी तैयारियां खत्म हो जाती है तो बेलिंडा जो है एक बोट पर चढ़कर रिवर थेम्स के थ्रू कहाँ जाती है? हैम्पटन कोर्ट की तरफ जाती है, जहाँ पर सोसाइटी के जितने भी फैशनेबल मेंबर्स होते हैं सब इकट्ठा होते हैं। उस दिन मतलब जो दिन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और हर कोई बेलिंडा को जो है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी के लिए एडमायर कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। और उसके बालों के अंदर एक शाइनिंग लॉक लटक रहा था, मतलब छोटा सा बालों में लगाने वाला लॉक था जो कि लटक रहा था ग्रेसफुली फ्रॉम हर नेक। उसको बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से अटेंशन दिया गया। पोप जो था इस लॉक को डिस्क्राइब करता है इस प्रशंसा के साथ कि लाइक वो जो लॉक है वो अकेला ही इस पोएम के अंदर फिर एक हीरोइक ऑब्जेक्ट बन जाता है कि एक इस लॉक के बारे में अब इस पूरी पोएम में बात होनी है। तो यहाँ पे रीडर्स जल्दी से समझ जाते हैं कि ये जो लॉक है ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब सेंट्रल रोल प्ले करने वाला है इस पोएम के अंदर। हालांकि बैरन जो है वो फैसिनेटेड हो जाता है बाय लॉक, यानी कि उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है वो लॉक। ही डिसाइड्स दैट ही मस्ट possess it। वो डिसाइड करता है कि वो उसे लेकर रहेगा, और उसका जो वो चाहत थी उस लॉक को लेने की वो एकदम से उसका ऑब्सेशन बन जाती है। तो बैरन जो एक स्मॉल ऑल्टर, एक छोटा सा डब्बा बनाता है जो कि लव लेटर से पूरा सजा होता है। उसके अंदर रोमांटिक गिफ्ट्स, टोकन ऑफ अफेक्शंस वगैरह सब होते हैं उसके अंदर। वो प्रेयर करता है और अपने जो भी उसके देवता वगैरह होंगे उनसे प्रेयर करता है और ये बोलता है कि उसको मदद करे, उसको सक्सेस दिलाए, और
बेलिंडा का लॉक प्राप्त करने में। एट द सेम टाइम जो एरियल था वो बहुत ज्यादा चिंतित होता चला जाता है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि जो डेंजर है वो बेलिंडा की तरफ बढ़ रहा है, और वो ऑर्गेनाइज कर देता है सिल्फ्स को इनटू मिलिट्री फॉर्मेशन कि भाई कुछ खतरा आने वाला है तो तुम लोग तैयार रहो। जैसे मिलिट्री को तैयार किया जाता है ना, तो इस तरीके से हर एक सिल्फ को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया गया था। कुछ को बेलिंडा के इयररिंग्स को गार्ड करना था, कुछ को उसके नेकलेस को प्रोटेक्ट करना था, तो जो बाकी थे उनको उसके फेमस लॉक जो था उसके बालों का, उसके ऊपर नजर रखनी थी, उसका ध्यान रखना था। तो ये वाला जो सेकंड कैंटो था ये एंड होता है ग्रोइंग टेंशन पे, यानी कि बैरन और सिल्फ्स के बीच में जो है टेंशन बढ़ जाती है। वो अपना काम कर रहे हैं, बैरन कोशिश कर रहा है कैसे उस लॉक को लिया जा सके। अब आ जाते हैं कैंटो थर्ड पार्ट पर, द रेप ऑफ द लॉक। तो ये इस पोएम का जो है सेंट्रल एक्शन है, यानी कि पूरा का पूरा जो क्लाइमैक्स है वो इसी के अंदर है कि जो फैशनेबल कंपनी थी वो इकट्ठी हो गई थी हैम्पटन कोर्ट पर। तो वहां पर उन्होंने ना एक एंटरटेनमेंट के लिए गेम रखा था, जिनमें मेन गेम जो था वो था कार्ड गेम, जिसको ओम्ब्रे बोलते थे, जो कि पेलिंडा ने खेला भी। तो पोप ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस सिंपल कार्ड गेम को एक ग्रैंड मिलिट्री बैटल के अंदर, कि जो वो एक सिंपल सा कार्ड गेम खेला जा रहा था तो उसको पोप ने इस तरीके से दिखाया कि वो एक कोई मिलिट्री बैटल चल रही है, कि कार्ड जो थे वो सोल्जर्स बन गए एंड किंग बिकम्स जनरल्स, और हर एक मूव जो वो चल रही थी उसको डिस्क्राइब किया गया विद द लैंग्वेज ऑफ एपिक वॉरफेयर। बेलिंडा बहुत स्किलफुली खेल रही थी एंड इवेंचुअली वो गेम को जीत भी गई। तो ये जो उसकी विक्ट्री थी उसने उसको एलिवेट किया एज स्टैचू, मतलब उसका जो स्टेटस था उसको एलिवेट किया एज हीरोइन ऑफ द पोएम, कि उसको पोएम की हीरोइन की तरह दिखाया गया। गेम खत्म होने के बाद उन लोगों को कॉफी सर्व की गई। कॉफी की जो फ्रेग्रेंस थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसने बैरन को इंस्पायर किया, और जो उसका डिटर्मिनेशन था वो और ज्यादा मजबूत हो गया कि वो तो लॉक लेकर ही रहेगा। यहाँ पर क्लैरिसा एक दूसरी फैशनेबल लेडी है, तो वो उसको एक सीजर दे देती है उसके हाथ में, मतलब 2 सीजर्स वो उसको दे देती है। इस मोमेंट पर बैरन क्वाइटली बेलिंडा के पास जा रहा है। एरिया रियलाइज कर रहा है कि जरूर कोई जो डिजास्टर है वो होने वाला है। वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, और वो डिस्कवर करता है उसको क्या मिलता है कि वो अपने थॉट्स ऑफ रोमांस में जो है ना पूरी तरीके से खोई हुई है, उनमें एंटरटेन हो रही है। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जब मतलब सिल्फ्स का एक रूल था कि जब भी वो अपने थॉट्स में, अपने माइंड में, उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे तो वो लोग उसको उस टाइम पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सिल्फ्स का रूल था। तो अब जब उसकी तरफ बैरन आ रहा है तो इस वक्त वो उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तो उस टाइम पे सिल्फ्स उनको जो है प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे थे बेलिंडा को। तो यहाँ पर फिर जो बैरन है वो उसके बालों का जो लॉक था उसको काट लेता है। तो पोप यहाँ पर इस इवेंट को एक कैटास्ट्रोफिक हिस्टोरिकल डिजास्टर की तरह बताता है कि कोई इतिहास की कोई बहुत बड़ी डिजास्टर हो गया। इस तरीके से जो लॉस ऑफ लॉक था, वो जो लॉक उसका खो गया था, उसको कंपेयर किया गया कि जो सिटीज हैं वो गिर गई हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्पायर्स हो गया है ना। इस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। देन उसके बाद हम जाते हैं कैंटो 4 में, द केव ऑफ स्प्लीन। देखो, तो जब बेलिंडा का लॉक खो गया, वो उससे ले लिया गया, तो बेलिंडा जो थी वो पूरी तरीके से गुस्से में और दुख से भर गई थी। उसका जो रिएक्शन था वो इंटेंशनली एग्जीग्रेटरी, यानी बहुत बढ़ चढ़कर उसके बाहर आ रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि उसने अभी अभी बहुत ही ज्यादा टेरिबल पर्सनल ट्रेजेडी जो है उसके साथ कोई अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है जिसको उसने अभी एक्सपीरियंस किया है। उसके इमोशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए ग्लूमी स्पिरिट, एक यहाँ पर एक स्पिरिट है जिसका नाम है अम्ब्रियल, वो उसको एक जर्नी पर ले जाता है टू द केव ऑफ स्प्लीन। तो ये जो केव ऑफ स्प्लीन है ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और सिंबॉलिक प्लेस है, ऐसी जगह जिसको रूल किया जाता है बाय गॉडेस स्प्लीन। 18th सेंचुरी के जो थॉट्स थे ना, वहां पे स्प्लीन को रेफर किया जाता था मेलनकोली, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी से। तो ये थॉट्स जहाँ भी आते थे, इन थॉट्स को रेफर करने के लिए या बताने के लिए स्प्लीन वर्ड का यूज होता था। तो उस केव के अंदर बहुत सारी एलिगोरिकल फिगर्स थी जो रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट्स को। कुछ वहां पर सैडनेस और ग्रीफ को दिखाते थे, तो कुछ लेजीनेस, वेनिटी, हिस्ट्री और इल टेम्पर को दिखाते थे। तो अम्ब्रियल जो है वो रिक्वेस्ट करता है गॉडेस स्प्लीन से कि वो उसकी हेल्प करे। तो वो उसको एक पूरा बैग दे देती है, दुख से भरा हुआ, सोरो से, कंप्लेंट से भरा हुआ, और उसके साथ साथ एक वाइल भी देती है, यानी एक छोटी सी बॉटल भी देती है जिसके अंदर टीयर्स और ग्रीफ होते हैं। तो अम्ब्रियल वापस आता है और इन सभी इमोशंस को बेलिंडा के ऊपर गिरा देता है। तो अब जो उसको दुख हो रहा था वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है।
तो इस एपिसोड के थ्रू पोप जो है ये दिखाता है कि जो ये फैशनेबल सोसाइटी होती है इनके अंदर कितनी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट को भी ये अपना बहुत बड़ा इमोशनल क्राइसिस बना लेते हैं। ऐसे दिखा देते हैं कि अरे यार पता नहीं हमारे साथ तो क्या ही हो गया, इतना बड़ा इतना दुख हो गया है, और कि जैसे इनके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो, कि छोटी सी बात को भी ये लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पर, द बैटल एंड द इमोर्टल लॉक। तो ये जो फाइनल पार्ट था ये स्टार्ट होता है क्लैरिसा की स्पीच के साथ। देखो दूसरे कैरेक्टर्स की बजाय जो क्लैरिसा थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती रीजन और कॉमन सेंस को। तो वो यहाँ पे आर्ग्यू करती है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो तो टेम्परेरी होती है, लेकिन गुड सेंस, गुड ह्यूमर एंड विर्च्यू जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपीयरेंस से। क्लासिका यहाँ पे सबको बताती है, याद दिलाती है कि ब्यूटी जो है हमेशा उम्र के साथ ढलती चली जाती है। तो लोगों को जो है अपने इनर क्वालिटीज जो होते हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनको बेटर करना चाहिए, ना कि किसी की जो आउटवर्ड एक्टिवनेस या फिर आप बोलो सुंदरता को देखकर ऑब्सेस्ड होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये रही कि उसकी जो इतनी बुद्धिमत्ता वाली एडवाइस थी उसको लोगों ने वहां पर सबने इग्नोर किया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीस, शांति बनाने के बावजूद जो मतलब बनाने के बजाय जो कैरेक्टर्स थे वो एक कॉमिक बैटल में फंस गए, यानी कि वो एक दूसरे पर हंसने लगे उसको देख देख कर। फिर यहाँ पर बेलिंडा जो एक हीरोइक वॉरियर की तरह सामने आती है, वो निश्चय करती है कि उसका जो लोग जो है जो खो गया है वो उसको ढूंढ कर रहेगी। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अपनी पीक पर तब पहुंच गया वहां पर कि जितने भी सब वो वहां पर लोग प्रेजेंट थे वो सब उस मिसिंग लोग को खोजने लग जाते हैं उसके साथ। हालांकि जो लोग था वो मिस्टीरियसली वहां से डिसअपियर्ड हो जाता है। पोप यहाँ पर एक हीरोइक कंक्लूजन देता है। वो ये बताता है कि वो इमेजिन करता है कि जो लॉक है वो हेवन में जा चुका है और एक स्टार बन चुका है, स्वर्ग में जाके वो एक सितारा बन चुका है। कि जैसे एक ग्रेट हीरो जो है वो इमॉर्टिलिटी यानी कि जो कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं हो सकता, तो जैसे कोई एक हीरो को इमॉर्टैलिटी मिल जाती है उसी तरीके से इस वाली पोएम के अंदर बेलिंडा का जो लॉक था वो इमॉर्टैलिटी अचीव कर लेता है और सेलेस्टियल वर्ल्ड यानी कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है स्टार के रूप में। तो ये जो पोएम थी वो एक ह्यूमरस नोट पर खत्म होती है। वो ये सजेस्ट करती है कि हालांकि अर्थली ब्यूटी, धरती पर जितनी भी सुंदरता है वो फेड हो जाएगी, लेकिन पोएट्री जो है वो उसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रख सकती है। ठीक, तो ये इस पोएम की मैंने आपको पूरी एक समरी दे दी। देखो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, मैं आपको यहाँ पे राइटर के बारे में और जितनी भी हमारी बुक्स है, स्टोरी हो गई, पोएम हो गई या कोई अगर प्ले भी है, तो मैं यहाँ पे आपको उनकी पूरी समरी अच्छे से समझा के चलूंगी, उनकी थीम्स वगैरह बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा अब अगर इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपके एडिशनल होंगे, मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, वो आपको खुद से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर मैं आपको समरी पढ़ा चुकी हूँ तो अब मुझे शायद आपको और कुछ समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अब आपको बेसिकली पता चल चुका है कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, समझाया गया है, क्या समझना है और किन किन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेजर थीम्स इस पोएम के अंदर किन किन थीम्स को ज्यादा दिखाया गया है। तो वेनिटी एंड प्राइड की जो आदमी और औरतें थे दोनों इसके अंदर अपीयरेंस, रेपुटेशन और सोशल स्टेटस को लेके ऑब्सेस्ड थे। ट्रिवियलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, पोप यहाँ पर जो है जो अपर क्लासेस के लोग होते हैं उनकी दिखाता है कि जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं वो उनको भी कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई है। ब्यूटी और उसके टेम्परेरी नेचर को यहाँ पर दिखाया गया है कि फिजिकल ब्यूटी हमेशा टाइम के साथ फेड हो जाती है, अपने क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए। देन मॉक हीरोइक सटायर इसके अंदर दिखाया गया है, जो एपिक कन्वेंशंस होते हैं, पुराने टाइप की जो बातें होती हैं या उनको यूज किया गया है इसके अंदर सोसाइटी के फुलिश कंसर्न को दिखाने के लिए। देन जेंडर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। अब यहाँ पे जो बेरन है हमारे कैरेक्टर, जो अभी जो ताला चुराने की कोशिश करता है, उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पर दिया है कि उसको पोएम में किस तरीके से दिखाया गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, बहुत यंग नोबलमैन जो कि लॉक काट लेता है बेलिंडा के बालों से। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बेरन जो डीपली अट्रैक्टेड था बेलिंडा की ब्यूटी से, कि उसके अट्रैक्टिव फीचर्स को देखने के बावजूद भी लेकिन उसको सबसे ज्यादा फैसिनेट किसने किया, एक शाइनिंग लॉक ने किया उसके बालों के। वो उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता है और उसको पाने की कोशिश करता है कि लॉक को पाने से पहले बेरन जो है एक हीरोइक रिचुअल पूरा जो है उसको परफॉर्म करता है। वो एक आल्टर बनाता है, यानी कि एक डब्बा सजाता है, उसके अंदर लव लेटर्स रखता है, गार्टर्स, रोमांटिक सोवेनियर्स वगैरह रखता है, गिफ्ट्स वगैरह, और अपने भगवान को प्रेयर के रूप में चढ़ाता है और ये बात बोलता है कि जो मेरा मिशन है उसे सक्सेसफुल करा दीजिए। देन वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन आता है कि वो चोरी करता है कैंटो थर्ड में, एक सोशल गैदरिंग हो रही होती है हैम्पटन कोर्ट में,
ठीक है। तो वहां पर वो एक अपॉर्चुनिटी पाता है, जब बेलिंडा अपने थॉट्स में गुम होती है, खोई रहती है, तो वहां पर वो बेलिंडा के लॉक से जो है सीजर से, बेलिंडा के बालों से जो है सीजर से उस लॉक को काट लेता है, और वो सीजर उसको कौन देती है, क्लैरिसा देती है, ठीक है। देन बैरन एज अ मोक हीरो, तो बैरन को यहाँ पे एक मोक हीरो की तरह भी रेफर किया गया है, कि जो पुरानी तरीके की एपिक्स होती थी उनके अंदर हीरोज थे, खतरनाक खतरनाक एडवेंचर्स पर जाते थे और उन्हें ऑनर, कंट्री और नोबल आइडियल्स के लिए जाते थे। तो यहाँ पे बैरन का जो मेन गोल था वो लॉक को प्राप्त करना था, और वो उसको करने के लिए एक पूरी वॉर छेड़ता है और उस लॉक को प्राप्त करता है। तो वहां पर उसको एक हीरो की तरह दिखाया गया है, ठीक है ना। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बैरन की, वो मैंने यहाँ पे बताई है। अब इसके कैरेक्टर ट्रेट्स की, यानी कि बहुत हैंडसम, फैशनेबल था, एम्बिशियस, डिटरमाइंड, रोमांटिक था लेकिन सुपरफिशियल था, प्राउड एंड वेन, और एक कॉमिक मोक हीरो। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे आपको एक एडिशनल टॉपिक दिया है। मैंने बताया आपको कि जो जरूरी चीज है वो मैं आपको सारी पढ़ा दूंगी, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, टॉपिक होता है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप उसको खुद से पढ़ लेना। तो यहाँ पर पोप जो है सुपर नेचुरल मशीनरी को यूज करता है इस पोएम के अंदर, तो उसका क्या फायदा है, क्यों यूज करता है, ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, सुपर नेचुरल मशीनरी का मतलब है, देखो यहाँ पर ये दिखाता है कि उसको, बेलिंडा को प्रोटेक्ट कर रही होती है सिल्फ। सिल्फ कौन होती है, वो आत्माएं होती हैं औरतों की, जो जब जिंदा होती हैं तो वो अपनी ब्यूटी वगैरह को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहती है, तो मरने के बाद भी उनका कंसर्न जाता नहीं है, तो वो बेलिंडा को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हीं को सिल्फ्स बोला जाता है। फिर बाद में यहाँ पे एरियल भी बताया कि जो उसकी हेल्प करता है, लेकिन फिर बाद में इसमें आपको अम्ब्रियल का भी जिक्र हुआ कि वो जाता है, और जो स्प्लीन होती है, केव ऑफ स्प्लीन ना, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ दुख भरा हुआ है, तो वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप मुझे, मेरी मदद कीजिए, और फिर वो उसको थैले भर भर कर एक वाइल भी देती है कि भाई जाओ और जाकर उसके ऊपर उरेट दो, उसको दुख से भर दो। तो ये सब जो चीजों का यूज किया गया ना, इसी को बोलोगे सुपर नेचुरल मशीनरी। नॉर्मल लाइफ की बातें तो यह है नहीं, इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स को दिखाया गया है, ठीक है। भगवान, देवी देवता, एंजल, स्पिरिट्स, इन सबको इसके अंदर दिखाया गया है। तो सुपर नेचुरल मशीनरी का मतलब है कि इसके अंदर सुपर नेचुरल एजेंट्स को दिखाया गया है, ठीक है ना। कि ओरिजिन ऑफ द सिल्फ्स, कि ये जो सिल्फ्स वाला आइडिया है ये कहाँ से आया था, तो पोप ने जो ये आइडिया था इसको लिया था फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ पैरासेल्सिस। पैरासेल्सिस की वर्क से इन्होंने इस आइडिया को लिया था। इसके अंदर इन्होंने जो सुपर नेचुरल बींग्स थे ना, उनको 4 एलिमेंट्स के रूप में दिखाया था पैरासेल्सिस ने। सिल्फ्स को स्पिरिट ऑफ एयर, नॉर्म्स को स्पिरिट ऑफ अर्थ, निम्फ्स को स्पिरिट ऑफ वाटर, एंड सेलेमेंडर्स को स्पिरिट ऑफ फायर की तरह इन्होंने दिखाया था। तो इसी तरीके से जो हमारे पॉप है, उन्होंने एरियल को स्पिरिट को उस स्पिरिट के तरीके से दिखाया जो कि है सोल ऑफ फैशनेबल वुमेन की। मतलब उन्होंने ये जो सिल्फ्स होते हैं इनको उन आत्माओं की तरह दिखाया जो फैशनेबल औरतों की आत्माएं थी। अब ये बताया किसने, ये एरियल ने बताया यहाँ पे। और एरियल कौन है, वो लीडर है सिल्फ्स का, ये एक चीफ सुपर नेचुरल फिगर है। ये बेलिंडा के सपनों में आता है और उसको चेतावनी देता है जो भी खतरा उसके ऊपर आने वाला होता है उसके बारे में। तो एक तरीके से एरियल जो है वो एक गार्जियन स्पिरिट की तरह काम करता है, उसके प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। और सिल्फ्स का क्या काम था, उनका काम था बेलिंडा की अपीयरेंस और उसकी रेपुटेशन को बनाए रखना। वो उसको, जो उसका पूरा मेकअप वाला रिचुअल था उसमें मदद करती थी, उसके कर्ल्स अरेंज करना और उसकी ब्यूटी का प्रोटेक्ट करने का काम इन लोगों का था। देन फेलियर ऑफ द सिम्स की बात आती है, तो इसमें एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट आता है कि एरियल रियलाइज करता है बेलिंडा जो है अपने आप को, मतलब अपने थॉट्स में एंटरटेन कर रही होती है अर्दली लव और अट्रैक्शन के लिए। तो इस मोमेंट पे वो समझता है कि सिल्फ्स को उसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यही कारण बनता है कि बैरन इस टाइम पे उसके बालों से लॉक निकाल लेता है। तो ये जो फेलियर ऑफ सिल्फ्स यहाँ पर दिखाया गया है, ये सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमन इमोशंस एंड डिजायर्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं किसी सुपर नेचुरल इंटरवेंशन से। देन यहाँ पे अम्ब्रियल को भी दिखाया, दूसरा सुपर नेचुरल फिगर अम्ब्रियल, जो कि एक ग्लूमी ग्लोम था, ठीक है ना। कि जब कट हो जाता है उसका लॉक, तो वो जाता है केव ऑफ स्प्लीन में और गॉडेस ऑफ स्प्लीन से मदद मांगता है और उनसे कहता है कि उनकी मदद करे। तो वो वहां पर उसको एक बैग देती है और एक वाइल दे देती है भरा हुआ। तो फिर वो आता है और उसको बेलिंडा के ऊपर डिलीवर कर देता है, ठीक। अब सुपर नेचुरल मशीनरी के फंक्शंस क्या है ये आप देख लेना। ह्यूमर प्रोवाइड करना, सटायर को, जो भी पूरा वो वहां पे मजाकिया वाला माहौल बनाया हुआ है जो भी, उसको स्ट्रेंथ करना, इमेजिनेशन और ब्यूटी को ऐड करना और कैरेक्टर्स को रिवील करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे केव ऑफ स्प्लीन जो है, इसके ऊपर क्रिटिकल नोट लिखा हुआ है, ये आपको खुद से देखना है। मैंने बताया केव ऑफ स्प्लीन क्या है और स्प्लीन का मतलब क्या होता है। 18th सेंचुरी में स्प्लीन का मतलब हमारे किसी फिजिकल ऑर्गन से नहीं होता। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है स्प्लीन,
ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड में होता है, स्टमक के थोड़ा सा ऊपर और पीछे की साइड, ठीक है ना। आज के टाइम पे अगर आप किसी से पूछोगे स्प्लीन क्या है तो वो इसी तरीके से इसको बताएगा, लेकिन 18th सेंचुरी में स्प्लीन जो ये वर्ड था इसको ना किसी एक फिजिकल ऑर्गन के लिए यूज ना कर स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए यूज किया जाता था। ये डिप्रेशन, मेलनकोली, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स और नर्वस डिसऑर्डर से रिलेटेड ये वर्ड था, ठीक है। अब उस केव के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था एनवायरनमेंट कैसा था। केव का एनवायरनमेंट ग्लूमी और कैओटिक था, हर जगह इमोशंस दिखाई दे रहे थे, है ना, और अलग अलग दुख, अलग अलग फीलिंग्स उसके अंदर थी। नेक्स्ट आया क्रिटिकली एग्जामाइन अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लोक एज अ सटायर ऑन फैशनेबल। देखो भाई, अब एग्जामाइन करो कि अलेक्जेंडर पोप ने इस वाली पोएम के अंदर फैशनेबल एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी थी उसको किस तरीके से मतलब दिखाया है, हंसी मजाक में हास्य व्यंग उसका किस तरीके से किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर पोप का जो मेन टारगेट था वो यही था कि वो जो उस टाइम के जो लोग थे उनकी जो एरिस्टोक्रेसी थी कि उनका फिजिकल ब्यूटी को लेकर वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे। तो उन्होंने इसके अंदर उसको दिखाया कि सोसाइटी का ऑब्सेशन था ब्यूटी और अपीयरेंस को लेकर, वो इनर क्वालिटीज पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखते थे। तो यहाँ पर उसने बेलिंडा जैसे एक कैरेक्टर को यूज किया इन सब चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। उसके बारे में बताया कि उसकी ब्यूटी को ट्रीट किया जा रहा था जैसा एज अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट, और उसके ड्रेसिंग टेबल को एक उसने रिलीजियस ऑल्टर बताया, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ज्वेलरी को उसने एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स बताया जो कि किसी रिचुअल में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप ने मजाक मजाक में उस टाइम की सोसाइटी की मानसिकता दिखाई कि उनके लिए जो सुंदरता थी ना वो पूजनीय थी, ठीक है। देन ट्राइवियल मैटर्स बिकेम मेजर इश्यूज। उसने दूसरा ये भी दिखाया कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी उनके लिए जो बड़े मुद्दे होते थे वो तो इतने कंसर्न होते नहीं थे, लेकिन वो छोटी से छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से दिखाते थे कि उनका जीवन कितना स्ट्रगल से भरा हुआ है, उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, इस तरीके से वो शो करते थे, ठीक। देन उन्होंने मेल वेनिटी का भी थोड़ा सा मजाक बनाया है। मेल वेनिटी यानी कि आदमी लोग भी जो थे उस टाइम पे वो अपने आप को सुंदर दिखाने पे ज्यादा फोकस करते थे, मेन उनका फोकस होता था। तो पोप ने जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो क्रिटिसिज्म थी वो औरतों तक ही सीमित नहीं रखी, उन्होंने इसके अंदर आदमियों को भी शामिल किया। कि बैरन को उन्होंने एज एग्जाम्पल यूज किया कि बैरन जो था वो कितना बेवकूफ था, उसने अपनी सुंदरता वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी मूर्खता को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने बैरन को दिखाया कि उसने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए किस तरीके से बेलिंडा का लॉक चुराया, ठीक है। देन उन्होंने उस टाइम की सोशल एक्टिविटीज का मजाक बनाया कि उस टाइम पे जो लोग होते थे उनकी जो फैशनेबल सोसाइटी थी, उनकी जो एवरीडे एक्टिविटीज होती थी वो ऐसी होती थी बकवास, कार्ड गेम खेलना, ओम्ब्रे वगैरह और कॉफी ड्रिंक करना। तो ये सब उन्होंने उनकी सोशल एक्टिविटीज बताई कि कॉर्टशिप एंड फ्लर्टेशन जो थे वो मेन हीरोइक एडवेंचर्स हो गए थे उस टाइम पे। देन पोप्स एटीट्यूड टूवर्ड सोसाइटी। देखो यहाँ पे जो पोप मजाक बनाते हैं ना उस सोसाइटी का वो फिर भी जेंटली होता है रेदर देन हार्श। तो किसी कैरेक्टर को अटैक नहीं करते हैं विद बिटरनेस और हेट्रेड, वो अपने ह्यूमर, अपनी चालाकी से उनकी वीकनेस को एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। उसके बाद से देखो यहाँ पे 4 लाइनें दी गई हैं, इनको आपको रेफरेंस वगैरह बताना और समझाना है। तो ये कहाँ से ली गई है मैंने बता दिया, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। देखो एग्जाम में ऐसे आ सकता है तो आप देख लेना एक बार। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कि इसका क्या मतलब है इन लाइनों का वो मैंने समझा दिया है। वापस से यहाँ पर आपको 4-5 लाइनें दी गई हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है, और कंटेक्चुअलाइजेशन करना है इसका, ठीक है। और देन क्रिटिकल कमेंट्स करने हैं कि लाइक इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं, आइडेंटिफिकेशन, कंटेक्चुअलाइजेशन। आप एक बार इन्हें तो देख ही लेना, अगर आपके एग्जाम में सेम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो मैं एक आपको आइडिया दूंगी कि ये जो पूरी पोयम है ना इसको आप एक बार गूगल से सर्च करके नजर मार लेना कि इसके अंदर कैसे क्या है, ठीक। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में जो है आंसर लिखना है। समझ आ रहा होगा। बाकी एंड में अब हम ऐड कर देंगे अपना एक कंक्लूजन। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन 1 था ये खत्म हो गया है। तो चलो अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्कूल टाइम पे गुलिवर्स ट्रैवल करके एक नॉवल पढ़ा होगा, है ना। हम सबके स्कूल टाइम पे था वो, बाद में तो हटा दिया था 2018 के बाद तो शायद, लेकिन 2018 से पहले वाले बच्चों ने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम उसी नोवेल के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, उसी नोवेल को पढ़ने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हो गए,
चलो अब करते हैं अपना आंसर। तो देखो सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गुलिवर ट्रेवल जो था ये किसने लिखा था? ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। इनका जन्म कब हुआ था? नवंबर 30, 1667 में डबलिन में हुआ था, इनके पिताजी के डेथ के बाद। इनको जो है बड़ा इनके रिलेटिव्स ने किया था, क्योंकि इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी। इन्होंने एजुकेशन ली थी ट्रिनिटी कॉलेज में डबलिन में, और वहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री ली थी 1686 में। अगर करियर एंड राइटिंग की बात की जाए तो इन्होंने एज अ सेक्रेटरी इंग्लिश स्टेट्समैन सर विलियम टेम्पल में काम किया है, जहां पर इन्होंने पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर से मतलब सीखा। ये बाद में एक प्रीस्ट भी बने, यानी कि एक पादरी भी बने चर्च में। कहाँ पे? चर्च ऑफ आयरलैंड में। और बाद में इन्होंने सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में एक डीन की पोजीशन पे सर्व किया, काम किया 1713 से अपनी डेथ तक। इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखे, एसेज लिखे, जिनके अंदर इन्होंने करप्शन, इनजस्टिस एंड ब्रिटिश पॉलिसीज को जो है क्रिटिसाइज किया है। मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उनका सबसे मेन वर्क तो गुलिवर्स ट्रैवल ही याद आता है। देन अ मॉडेस्ट प्रपोजल, बैटल ऑफ द बुक्स एंड अ टेल ऑफ अ टब। स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस पे आए तो इनका जो लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा आयरनी, सटायर और एग्जैगरेशन टू क्रिटिसाइज, यानी कि ये पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने के लिए एग्जैगरेटेड करते हैं, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्रिटिसाइज करते हैं। इनके जो वर्क थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे जॉर्ज ऑरवेल और मार्क ट्वेन से, और ज्यादातर जितने भी उस टाइम के स्कॉलर्स थे वो इनको मास्टर ऑफ इंग्लिश सटायर बोलते थे। डेथ की अगर बात की जाए तो इनकी डेथ 19 अक्टूबर 1745 में डबलिन में हुई, और इनको कहाँ पर दफनाया गया? सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में इनको दफनाया गया। और इनकी जो डेथ हुई थी वो एक बीमारी से हुई थी, इनकी जो हेल्थ थी वो बिगड़ती जा रही थी, और मेंटल इलनेस इनको हुआ था इनके आखिरी समय में। इनका एक फेमस क्योटेशन है इनका दिया हुआ कि लाइक विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। तो ये एक इन्होंने क्योटेशन दिया हुआ है अपना, जो बहुत ज्यादा फेमस है। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना गुलिवर्स ट्रैवल को। तो देखो इसके अंदर आई थिंक 3 बुक्स हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अ वॉइस टू लिलीपुट, समरी ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल, इंट्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट बुक है गुलिवर ट्रैवल की, जो लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट ने। तो शुरू करते हैं। गुलिवर शिपरैक। देखो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि लैमुअल गुलिवर जो है एक सर्जन, वो एक सी ट्रैवलर भी है, वो एक वॉयज पे निकलते हैं, यानी कि एक जल यात्रा पर निकलते हैं। फिर एक भयंकर वाला तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो शिप होती है वो टूट जाती है, और ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए स्विम करते हैं और एक शोर तक यानी किनारे तक पहुंचते हैं, और थक हार कर ये वहीं पर सो जाते हैं बीच पर ही। जब ये जागते हैं तो ये पाते हैं कि छोटे छोटे लोग जो है इनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड से, बहुत सारी रस्सियों की मदद से। अब ये जो मिनिएचर इनहिबिटेंट से ये बिलोंग करते थे किंगडम ऑफ लिलीपुट से। तो शुरुआत में जो है गुलिवर इनसे डर गया था, तो वो थोड़ा काम एंड फ्रेंडली रहता है। तो यहाँ पर जो ये लिलीपुटियंस थे ये चौंक जाते हैं गुलिवर्स का इतना बड़ा साइज देखकर, और वो उसको मैन माउंटेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मैन माउंटेन। वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने कैपिटल सिटी में, और उसको अंडर सुपरविजन रखते हैं, यानी कि उस पर नजर बनाए रखते हैं। धीरे धीरे गुलिवर जो है उनका ट्रस्ट जीत लेता है और शांति से बिहेव करता है, और उनके जितने भी रूल्स होते हैं उनको मानता है। तो जो वहाँ के राजा थे, लिलीपुट के राजा थे, वो गुलिवर से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि लाइक कुछ हद तक उनको वो गुलिवर को फ्रीडम दे देते हैं, जब वो ये प्रॉमिस करता है कि वो किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसी बुक के अंदर स्विफ्ट जो है, जोनाथन स्विफ्ट जो है, वो मजाकिया तरीके से लिलीपुटियंस के कुछ स्ट्रेंज कस्टम्स को बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे कौन से रीति रिवाज है जो बहुत अजीब है, जिनको वो लोग फॉलो करते हैं। कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो चूज करने का तरीका था वो था रोप डांसिंग कॉम्पिटिशन, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डिवाइडेड थी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ देयर हील्स, कि लाइक जो वो हील्स पहनते हैं उसकी हाइट कितनी है, उनके बेस्ड पर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड थी। जैसे कि हाई हील्स है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉलिटिकल फैक्शन को, और लो हील्स जो है वो दूसरे पॉलिटिकल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के कुछ अजीब अजीब से कस्टम्स थे। तो लिलीपुट जो है उसका एक वॉर चल रहा था उसके नेबरिंग आइलैंड के साथ, जिसका नाम था ब्लेफिस्को। तो इनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट था कि एग ब्रेकिंग को लेकर कि अंडा किस तरीके से तोड़ा जाना चाहिए। तो ये इनके डिस्प्यूट का मुद्दा था भाई लोगों। तो यहाँ पे जो लिलीपुट का राजा है वो गुलिवर से उसकी हेल्प मांगता है दूसरे लोगों के अपने दुश्मनों को हराने के लिए। अपने जाइंट साइज की वजह से गुलिवर जो है सी को पार करता है एंड और वो ब्लेफुशेडियन का जो पूरा बेड़ा था, वहाँ के जो उनकी पूरी आर्मी थी उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब एक तरीके से कब्जा कर लेता है, और उनकी शिप्स को जो है
खींचकर लिलीपुट ले आता है। इससे जो है लिलीपुट का जो राजा है वो खुश हो जाता है और उसको रिवॉर्ड करता है, यानी कि एक तरीके से प्रेजेंट देता है, गिफ्ट देता है। तो लिलीपुट का राजा जो है गुलिवर से हेल्प मांगता है कि अब वो उनकी मदद करे ब्लेफिस्को के लोगों को अपने वश में रखने के लिए, लेकिन गुलिवर इसके लिए मना कर देता है कि नहीं, वो इस चीज में उनकी मदद नहीं करेगा। तो उसका जो रिफ्यूजल था वो राजा को और वहाँ के मिनिस्टर्स को जो है नाखुश कर देता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे जेलस कोर्ट ऑफिशियल्स थे जो गुलिवर के अगेंस्ट जो है प्लॉटिंग, मतलब थोड़ा सा प्लान वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। वो गुलिवर के ऊपर राजद्रोह यानी कि ट्रेजन और बहुत सारे क्राइम्स जो है वो उसका नाम लगा देते हैं कि इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इसने हमारे साथ जो है देशद्रोह किया है। हालांकि उसने उस किंगडम को फेथफुली सर्व किया, फिर भी जो एम्परर था वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो उसको सजा देगा। तो अब यहाँ पे जो गुलिवर था वो अरेस्ट होने के बजाय या फिर एग्जीक्यूशन के बजाय कि लाइक उसको पकड़ लिया जाए या कुछ, गुलिवर जो है ब्लेफिस्को भाग जाता है। ठीक है, जब वो ब्लेफिस्को में होता है तो गुलिवर जो है उसको एक फुल साइज्ड अबेंडेंट बोट मिलती है, यानी कि पूरी उस ऐसी बोट मिलती है जिसमें वो बैठ सकता है आराम से। वो उसको ठीक करता है और उसके जरिए भाग जाता है। बाद में उसको एक इंग्लिश शिप जो है वो रेस्क्यू कर लेती है, ढूंढ लेती है और उसको हेल्प करती है इंग्लैंड तक सेफली जाने में। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वॉयज था उसकी जल यात्रा का वो खत्म होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी बुक सेकंड। अब यहाँ पर वो जाता है ब्रॉब डिंगडैक तक, तो यानी कि अब उसकी जल यात्रा चलती है इस जगह तक। ये यहाँ का सेकंड पार्ट है इसका। तो लिलीपुट से सेफली वापस आने के बाद गुलिवर एक दूसरे सी वॉयज तक जाता है। इस जर्नी में उसकी जो शिप है वो एक गलती से एक अननोन कोस्ट पर किसी एक मतलब एक ऐसे तटीय इलाके में पहुंच जाती है जहाँ जिसको वो जानता नहीं है। जब वो आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो गुलिवर के जो साथी थे वो उससे छूट जाते हैं, यानी कि वो आगे पीछे हो जाते हैं और एक दूसरे का साथ खो बैठते हैं और वो अपने आप को अकेला पाता है। जल्दी उसे वहां पर एक जाइजेंटिक यानी कि बहुत बड़ा फार्मर दिखाई देता है जिसकी हाइट कितनी होती है, अबाउट 60 फीट। तो अब गुलिवर रियलाइज करता है कि अब वो जो है कंट्री ऑफ जाइंट्स में आ चुका है, यानी कि यहाँ पर वो सबसे छोटा था और बाकी सब लोग उससे बहुत बड़े बड़े थे और उस कंट्री का नाम था ब्रॉब डिंगडैक। तो वहाँ के जो निवासी थे उनके मुताबिक तुलना में जो गुलिवर था वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, एक खिलौने की तरह या फिर एक कीड़े की तरह। तो वो जो फार्मर था वो गुलिवर को अपने घर ले जाता है और उसको दिखाता है एज अ क्यूरियोसिटी, यानी कि उसको बड़ी उत्सुकता के साथ हर किसी को दिखाता है। लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं उसको देखने के लिए कि लाइक इतना छोटा इंसान भी कोई होता है क्या। गुलिवर वहां पर उस भीड़ को एंटरटेन करने के लिए जो है उनके क्वेश्चंस का आंसर देता और बहुत सारी ट्रिक्स को भी परफॉर्म करता है। तो वहां पर एक फार्मर की बेटी भी थी जिसका नाम था ग्लमदाल क्लिच, जो कि गुलिवर को बहुत ही ज्यादा काइंडली ट्रीट करती है। वो उसके लिए कपड़े बनाती है, उसका ध्यान रखती है और वो उसकी मतलब वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं और वो उसकी प्रोटेक्टर बनती है। तो देखो जैसे जैसे गुलिवर का जो नाम था ना, वो उसका फेम था वो फैल रहा था, तो जो फार्मर था वो उससे पैसे कमाना शुरू कर देता है, उसको दिखाकर कि लाइक पूरे किंगडम में उसको शो ऑफ कर रहा था और जो जो लोग उसको देखने आ रहे थे उन सबसे पैसे ले रहा था। एंड में जाके क्वीन को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसको फार्मर से खरीद लेती है और जो गुलिवर है वो सबका पसंदीदा बन जाता है रॉयल कोर्ट में। क्वीन उसको एक स्पेशल मिनिएचर हाउस प्रोवाइड करती है और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। और जो फार्मर की बेटी थी ना वो भी उसका मतलब उसके साथ उसी पैलेस में रहती है। देखो हालांकि गुलिवर जो है एंजॉय कर रहा था रॉयल प्रोडक्शन को, लेकिन उसको बहुत सारे डेंजर्स भी फेस करने पड़ रहे थे उसके टाइनी साइज की वजह से, जैसे कि बड़े बड़े चूहे, फ्लाइज, चिड़िया, यहाँ तक कि मतलब छोटे छोटे से जो एक्सीडेंट्स थे ना वो उसकी लाइफ के लिए खतरा बन रहे थे। अब इस जल यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है गुलिवर का डिस्कशन राजा के साथ। ठीक है ना, गुलिवर जो है बहुत प्राउडली अपने आप को डिस्क्राइब करता है वहाँ पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज, वॉर्स, वेपन्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस कि लाइक एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए। तो पूरा जो इंग्लैंड का सिस्टम था ना वो उसको वो समझाता है। राजा उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर शॉक्ड हो जाता है वो जो भी बातें सुनता है, और वो इस मुद्दे पर निकलता है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो पूरी तरीके से लालच, करप्शन, वायलेंस और एम्बिशन से भरी हुई है। राजा एक बहुत फेमस जजमेंट देता है यूरोपियंस से रिलेटेड कि द मोस्ट pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth। अब गुलिवर जो था ना वो राजा को इम्प्रेस करना चाहता था, तो वो उसको गन पाउडर का, फायर आर्म्स का, इन सबको यूज जो है वो एक्सप्लेन करता है और उसको ऑफर करता है कि वो उसको इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, सीक्रेट ऑफ देयर मैन्युफैक्चर वो सिखा सकता है। किंग जो है वो इन बातों से डर गया क्योंकि उसका मानना था कि ये जो हथियार होते हैं
ये निर्दयी होते हैं एंड इनह्यूमन होते हैं, तो वो उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। अब लगभग 2 साल वहां पर बिताने के बाद जो है गुलिवर की लाइफ जो है सडनली चेंज हो जाती है। जब वो ट्रेवल कर रहा था एक बॉक्स के अंदर जिसको उसके पोर्टेबल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था, एक जाइंट ईगल आती है, उस बॉक्स को उठाती है और उसको समुद्र में फेंक देती है। तो देन एंड में फिर से इंग्लिश शिप जो होती है उनके सेलर्स जो है उसको वो उसको रेस्क्यू करते हैं और वो उसको सेफली वापस दोबारा से इंग्लैंड पहुंचा देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक थर्ड पर। देखो पहले वो दो जगह पे गया, अब वो जल यात्रा करता है लापुता, बर्नी एंड लगनेग, ग्लब डब्रिब एंड जापान। तो अब वो इन 5 जगह पे जल यात्रा करता है। ये इसका थर्ड पार्ट है। देखो जब वो यहाँ से ब्रॉमडिग्नैग से वापस आता है तो गुलिवर जो है एक दूसरे समुद्री जल यात्रा पर जाता है। उसकी जर्नी के दौरान जो है बहुत सारे समुद्री लुटेरे जो है, पायरेट्स जो है उसकी शिप को अटैक कर देते हैं और उसे एक छोटी सी बोट में अबेंडन कर देते हैं, यानी कि खाली छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ लूट लेते हैं। तो बहुत देर ऐसी तैरने के बाद, घूमने फिरने के बाद उसको एक मिस्टीरियस फ्लोटिंग आइलैंड मिलता है। तो वहाँ के जो निवासी होते हैं वो उसको एक चेन के द्वारा जो है रेस्क्यू कर लेते हैं और ये जो फ्लाइंग आइलैंड था इसका नाम था लापुता। देखो अब ये जो लापुता के लोग थे ना, ये बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, है ना, म्यूजिक, साइंटिफिक थ्योरीज, ये इन चीजों में मतलब हाईफाई थे। हालांकि पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल थे, एवरीडे लाइफ के बारे में इन्हें कुछ ज्यादा खास बातें नहीं पता थी, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट्स इनके बहुत बेस्ट थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए अगर लापुतन्स की, तो ये हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते थे। इनका माइंड जो था वो ऑक्यूपाइड रहता था विद एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन, हर टाइम कैलकुलेशन वगैरह चलती रहती थी। उस वहाँ पे जो सर्वेंट्स थे उनको फ्लैपर्स बोला जाता था। ये ऑर्डिनरी अफेयर्स और जो प्रैक्टिकल कंसर्न्स थे उनको नेग्लेक्ट करते थे। ये जो आइलैंड था ये फ्लोट करता था आसमान में, फ्लोटिंग था, ये पूरी तरीके से तैरता रहता था और ये कंट्रोल्ड होता था बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। तो जो यहाँ का राजा था वो इस चीज का फायदा उठाता था और डोमिनेट करता था उन लोगों को जो उसके नीचे रहते थे और उनकी सनलाइट ब्लॉक कर देता था और उन्हें डराता था कि लाइक मैं आपको कुचल भी सकता हूँ अपने इस आइलैंड से। लापुता जो था वो गवर्न करता था किंगडम ऑफ बर्बी को, जो कि उनके फ्लोटिंग आइलैंड के नीचे था। गुलिवर इस कंट्री को भी विजिट करता है और ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है और ये सबसे मतलब बहुत बर्बाद आइलैंड है ये। और उसका मेन रीजन इनके डिक्लाइन का ये था कि यहाँ के जो लोग थे वो ब्लाइंडली इम्प्रैक्टिकल साइंटिफिक स्कीम्स को फॉलो करते थे, जो कि लापुतन थिंकर्स जो थे उनके ऊपर लागू कर देते थे। तो ये लोग उसको बिना सोचे समझे आंख बंद करके मान लेते थे। बाल्डी बर्बी में गुलिवर जो है एक फेमस एकेडमी में जाता है, एकेडमी ऑफ लगादो, जहाँ पर स्कॉलर्स जो है वो बिजार एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते थे। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स मतलब एक्सपेरिमेंट्स के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो कि खीरे से सनबीम को एक्सट्रैक्ट करना, उल्टे हाउस बनाना जिनकी रूफ जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, नीचे के पहले मतलब कि छत नीचे है ऊपर मकान है, ऐसे घर बनाना, कि ह्यूमन का जो वेस्ट होता है उसको वापस फूड में कन्वर्ट कर देना, और मैथमेटिक्स सिखाना फूड की हेल्प से। अब ये जो प्रोजेक्ट्स थे इनमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते थे, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन था वो कुछ भी नहीं था, मतलब कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं आता था इनसे। देन गुलिवर जो है उसके बाद ग्लेब डब्रिब में ट्रेवल करता है। ये एक आइलैंड है जहाँ पर मजिशियंस इसको रूल करते थे। यहाँ के गवर्नर के पास पावर थी कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर सकता था। तो गुलिवर जो है यहाँ पर बहुत सारे फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स से मिलता है जो कि पास्ट में मर चुके थे। तो वो उसके इस यात्रा के दौरान उसको ये पता चलता है कि जो बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स, जो बहुत हिस्ट्रीज में लिखी हुई चीजें हैं वो जो है ज्यादातर गलत है या फिर उसको गलत तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर स्विफ्ट जो है क्रिटिसाइज करता उन हिस्टोरियंस को जो रूलर्स को ग्लोरीफाई करते थे या फिर सच को छुपाते थे। उनका मानना था कि हिस्ट्री जो है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर या फिर झूठ तरीके से बताया गया है। देन गुलिवर जो है ट्रेवल करता है लुगनाग में, जहाँ पर वो एक स्पेशल लोगों के ग्रुप के बारे में जानता है जिनको बोलते हैं स्ट्रडल ब्रॉक्स। ठीक, अब ये लोग जो थे ये एक स्पेशल मार्क के साथ पैदा होते थे, इनके फोरहेड पे एक स्पेशल मार्क होता था, ये कभी मरते नहीं। तो और शुरुआत में गुलिवर को ये लगा था कि ये लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि इनके पास इमोर्टेलिटी है, कि ना ये कभी मर नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में उसको इनकी सच्चाई पता चलती है इमोर्टेलिटी की। अब रियलिटी क्या है, तो जो ये स्ट्रड ब्लॉक्स होते हैं ये हमेशा के लिए एज होते रहते हैं, लाइक उनकी उम्र बढ़ती रहती है, ये वीक हो जाते हैं, मजरेबल हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं मेंटली, यानी कि फिर ये पागल होने लग जाते हैं जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है। कि ये जो इनकी एंडलेस जिंदगी है ना, ये इनको खुशी की बजाय सिर्फ और सिर्फ दुख दे रही थी। देन फिर लेगनाक के बाद गुलिवर जो है ना जापान ट्रेवल करता है
ये एक ओनली रियल कंट्री थी जो उसकी जल यात्रा के दौरान उसने की थी। फिर जापान से वापस आने के लिए वो एक डच शिप पर रास्ता लेता है और वहां से वापस इंग्लैंड सेफली आ जाता है। देन हमारी आती है बुक 4। तो इसके अंदर ये एक कंट्री में जल यात्रा करता है जिसका नाम है ह्यूहेंस। ठीक है, ये 4th और फाइनल पार्ट है गुलिवर ट्रेवल का। तो जब गुलिवर अपनी प्रीवियस जर्नी से वापस आता है तो वो एक कैप्टन बन जाता है एक शिप का। तो उसकी जर्नी के दौरान उसकी जो है सम ऑफ हिज सेलर्स, मतलब बहुत सारे उसके जो साथी थे वो उसके साथ उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसको अकेला छोड़ देता है किसी एक अननोन शोर पर। अब वो उस लैंड को एक्सप्लोर कर रहा ही होता है कि वहां पर वो एक स्ट्रेंज अगली क्रिएचर से मिलता है जो इंसानों से मिलता जुलता था। अब ये जो जीव थे ना, ये बहुत ज्यादा फिल्दी, मतलब गंदे से, वायलेंट, लालची और इरेशनल थे। इनको बोला जाता था याहूज। उसके कुछ टाइम बाद ही गुलिवर कुछ इंटेलिजेंट हॉर्सेस से मिलता है ना, मतलब समझदार घोड़ों से, जिनको ह्यूमंस बोलते हैं। और एक सरप्राइज की बात ये थी कि ये जो घोड़े थे इनके पास रीजंस, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता और इनका एक बहुत सिविलाइज्ड बिहेवियर था। ये जो थे कंट्री के रूलर्स थे। सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस की बात की जाए तो यहाँ पर सब लोग रीजन और ट्रूथ के अकॉर्डिंग रहते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लोग सच्चे और ट्रूथफुल थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, शांति से रहते थे बिना किसी लड़ाई के। और यहाँ कोई लालच, प्राइड, जेलसी, करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और जो डिसीजंस होते थे वो पूरी तरीके से बेस्ड होते थे रीजन पर। तो इनकी जो सोसाइटी थी वो सिंपल थी, ऑर्डरली और हारमोनियस थी, यानी कि खुशी वाली थी। गुलिवर इनके जो रहने का तरीका है, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। यही अगर याहूस की बात की जाए तो ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे और ये रिप्रेजेंट करते हैं मैनकाइंड के सबसे ज़्यादा गलत पहलू को, यानी कि सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट को दिखाते हैं कि ये गंदे रहते थे और अनसिविलाइज्ड थे, ग्रीडी और सेल्फिश थे, वायलेंट और एग्रेसिव थे, और ये पैशन और डिज़ायर से ड्रिवन होते थे और इनका अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो जब ह्यूमंस ने गुलिवर को याहूस से कंपेयर किया शुरुआत में, तो वो पहले ऑफेंडेड हो गया था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो सेम फॉल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि याहूज हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। तो उन लोगों की गलती नहीं थी क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं थे। तो जैसे जैसे गुलिवर ज़्यादा टाइम बिताता जा रहा था इन लोगों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूमन सोसाइटी के प्रति ना नफरत जो थी ना वो बढ़ती जा रही थी। वो वहाँ के मास्टर को जो है डिस्क्राइब करता है, यूरोपियन पॉलिटिक्स, वॉर्स इन कॉन्क्विस्ट, कोर्ट्स, गवर्नमेंट, लॉयर्स, जजेस, ह्यूमन ग्रीड एंड एम्बिशन। और ह्यूमन का जो मास्टर था ना वो शॉक्ड हो जाता है इन सभी डिस्क्रिप्शन को सुन के, और वो ये कंक्लूड करता है कि इंसान जो है वो मिसयूज करते हैं रीजंस का फॉर इविल पर्पस। बाद में जो ये ह्यूमंस हैं, ये एक जनरल असेंबली को मतलब बिठाते हैं और वहाँ पर गुलिवर की जो प्रेजेंस होती है उसको डिस्कस करते हैं। वो उसकी इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि ये जो है ये बिलोंग करता है याहू स्पीशीज से और ये डेंजरस हो सकता है। तो जो असेंबली है वो ये डिसाइड करती है कि गुलिवर को उनकी कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। गुलिवर का इस बात से दिल टूट जाता है और वो ना चाहते हुए भी उनके डिसीजन को मान लेता है। तो वो एक छोटी सी बोट बनाता है और उनके आइलैंड को छोड़कर चला जाता है। एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी के बाद पुर्तगीज शिप जो है उसको रेस्क्यू करते हैं और वापस उसको इंग्लैंड छोड़ देते हैं। तो जब गुलिवर वापस घर आ जाता है तो अब वो ह्यूमन कंपनी को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। लाइक उसके जो दोस्त वगैरह थे वो उन लोगों के साथ रह नहीं पा रहा था। जैसे कि देखो वो ये इनके साथ ह्यूमंस के साथ रहा था, तो अब वो हर लोगों को याहूस की तरह देखने लगा था। वो सोसाइटी को अवॉइड करने लगा और उसने अपना ज्यादातर टाइम जो है वो घोड़ों के साथ बिताना शुरू कर दिया। उसको अपनी वापस ह्यूमन लाइफ में आने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो एंडिंग जो है वो ये रिवील कर रही थी कि जो उसकी जल यात्रा का जो इम्पैक्ट था वो उसके दिमाग पर किस हद तक पड़ा था। तो ये हमारे 4 बुक्स थी, तो समरी मैंने आपको बता दी है। नरेटिव स्टाइल की अगर बात की जाए कि नरेटर ने किस तरीके से इस नोवेल को बताया है, तो पहला इन्होंने इसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेटिव को यूज किया है कि जो नोवेल है उसको फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखा गया है कि गुलिवर इसके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है, ठीक है ना। दूसरा है ट्रैवलॉग और वॉयज नैरेटिव के रूप में इसको दिखाया गया है कि गुलिवर ट्रैवल्स जो है उसके अंदर ट्रैवल लिटरेचर की तरह दिखाया गया है कि मैं वहाँ पे ट्रैवल किया ऐसे ऐसे। तो ट्रैवलॉग की तरह दिखाया गया है कि हर बुक के अंदर एक सेपरेट वॉइस दिखाई गई है, अलग अलग लोकेशन, डिस्टेंसेस वगैरह दिखाए गए हैं।
देन रियलिज्म एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। देखो इसके अंदर जो इवेंट्स है वो फैंटास्टिक थे, लेकिन स्विफ्ट ने जो है रियलिस्टिक डिटेल्स का यूज़ किया। उन्होंने जोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस दी, सोशल इंस्टीट्यूशन को कस्टम्स बताए वहाँ के हर जगह के लोगों के, है ना, लिलीपुटिन्स का साइज, उनकी बिल्डिंग्स के डायमेंशंस वगैरह। तो उन्होंने बहुत रियल और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हर चीज़ का। देन उसके बाद आ जाता है सटायरिकल नरेटिव, यानी कि देखो मेन जो प्राइमरी पर्पस था नैरेटिव का वो तो सटायर ही था, यानी कि हास्य मजाक। तो स्विफ्ट ने जो है बहुत सारी चीजों को यूज करके जो है सोसाइटी को क्रिटिसाइज भी किया, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस डिस्प्यूट, सोशल करप्शन का मजाक बनाया और ह्यूमन प्राइड और फुलिशनेस को जो है एक्सपोज किया। देन यूज ऑफ आयरनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नैरेटिव टेक्निक है स्विफ्ट की वो आयरनी का यूज करना। उन्होंने बहुत दिमाग लगा के इनका यूज किया है। आयरनी यानी कि व्यंग, विडंबना। देन ऑब्जेक्टिव एंड मैटर ऑफ फैक्ट टोन, गुलिवर ने ज्यादातर जो इवेंट्स को दिखाया है वो काम और फैक्चुअल मैनर के अंदर बताया है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बहुत रेयरली एक्सप्रेस किया और बहुत सिंपल टोन का यूज किया उन्होंने, ठीक है। देन मिक्सचर ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी, देखो उन्होंने इमेजिनेटिव इन्वेंशन और रियलिस्टिक नरेशन को जो है कंबाइन किया है। फैंटेसी एलिमेंट्स की बात की जाए तो लिलीपुट में जैसे बहुत छोटे लोग बताए, ब्रोबडिंगैंग में जाइंट्स लोग बताए, फ्लाइंग आइलैंड ऑफ लापूता रेशनल हॉर्सेज यानी कि बहुत दिमागदार हॉर्सेस बताए। तो ये इन्होंने फैंटेसी एलिमेंट्स यूज किए। लेकिन यही अगर हम रियलिस्टिक एलिमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन दी हर चीज़ के बारे में, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और ऑथेंटिक ट्रैवल नरेटिव स्टाइल का यूज़ किया है। ह्यूमर एंड विट की बात अगर की जाए तो देखो पूरा नरेटिव स्टाइल जो था ना वो ह्यूमर एंड विट से भरा हुआ था। उन्होंने कॉमिक सिचुएशंस दिखाई, एग्जीग्रेशन क्रिएट किया और मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसके अंदर। जो मेन चीज़ थी वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा अब उससे रिलेटेड, अब इस नोवेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अब वो आ रहे हैं कि लापूता की जो औरतें थी उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। देखो बुक 3 में जो है ना वुमेन ऑफ लापूता, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लापूता की औरतों को यूज करके जोनाथन स्विफ्ट जो है वहाँ के आदमियों को जो है क्रिटिसाइज करता है कि उस टाइम कि वहाँ के जो लोग थे ना वो पूरी तरीके से मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक में डूबे हुए थे। उनका फैमिली और एवरीडे लाइफ पे कोई लेना देना नहीं था। यहीं पे अगर देखा जाए तो उनकी जो वाइफ थी वो उनसे डिससेटिस्फाइड थी और अनहैप्पी थी। ज्यादातर लपूतन वुमेन जो होती थी वो प्रिफर करती थी ऑर्डिनरी मैन की कंपनी जो कि उनके आइलैंड के नीचे रहते थे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल, अटेंटिव और सोशलेबल थे। वहाँ की औरतें ज्यादातर उस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती थी और विजिट करना चाहती थी उस कॉन्टिनेंट को जो उसके नीचे है, और बहुत सी औरतें जो थी वो स्ट्रेंजर्स के साथ भाग भी गई थी। तो ये शॉर्ट नोट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लेमुएल गुलिवर्स का इंटरेक्शन इनहिबिटेंट्स ऑफ लिलीपुट, यानी कि लिलीपुट के जो निवासी थे उनके साथ उसका कैसा इंटरेक्शन रहा। तो ये वाला टॉपिक देख लेना, कुछ ज़्यादा वो नहीं है भाई। शुरू में वो उनसे डरा, फिर बाद में उनके साथ उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, है ना, और उन लोगों की हेल्प भी की दूसरे वाले आइलैंड को जीतने में। बट बाद में जब उसने उनको वश करने में मदद करने से मना कर दिया तो वो लोग उसको फिर दंड देना चाहते थे। अब आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन बिग इंडियंस एंड स्मॉल इंडियंस इन अ वॉइस टू लिलीपुट। अब ये बिग इंडियंस एंड स्मॉल इंडियंस में क्या डिफरेंस है या फिर इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। देखो फर्स्ट बुक में बताया गया है बिग इंडियंस एंड स्मॉल इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये दो राइवल रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप है लिलीपुट में। अब इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस चीज से शुरू हुआ था कि एक बॉइल्ड एग को तोड़ने का प्रॉपर वे क्या है। इनका मुद्दा ये था कि अगर एंशियंट कस्टम की मानी जाए तो लोगों को अंडे तोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि बिग एंड से स्टार्ट करो। लाइक आपको अंडा तोड़ना है तो बिग एंड से स्टार्ट करो। लेकिन एक बार राजा का बेटा जब इस तरीके से अंडा तोड़ रहा था तो उसने अपनी उंगली जो है वो कट कर ली थी। तो एज अ रिजल्ट क्या है, एम्परर ने एक पूरा ये दे दिया, तरीका बता दिया कि अंडा तोड़ने का तरीका ये होना चाहिए कि अब आपको उसको स्मॉल एंड से तोड़ना है। बहुत सारे लोग इसके अपोज्ड थे क्योंकि उनका मानना था कि जो ट्रेडिशनल कस्टम है वही ठीक है, अगर इसको वायलेट मतलब इसको उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो वो लोग जो ओल्ड कस्टम को सपोर्ट करते थे वो थे बिग इंडियंस, और जो राजा की बात मानते थे वो थे स्मॉल इंडियंस। तो ज्यादातर जो बिग इंडियंस थे वो नेबरिंग किंगडम में चले गए थे, ब्लेफिस्कू में, और वहां पर उन्हें उनका सपोर्ट भी मिला जिस वजह से इनकी लड़ाई भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मेन डिफरेंस तो यही था। अब यहाँ पे मैंने एक और टॉपिक डाला है, गुलिवर इज अ माउथ पीस फॉर आइडियाज रेदर देन ए कैरेक्टर।
डिस्कस। तो ये देख लेना आप लोग। देखो यार, हर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगी मैं, कुछ आपको खुद से भी पढ़ना है। बाकी पूरी समरी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको समझने में इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें लॉर्ड मुनौदी पर जो है शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये बुक 3 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एडमायरेबल कैरेक्टर है। ये एक नोबलमैन है बार्नी बर्बी का, ठीक है ना, जो गुलिवर से मिलता है उसकी जर्नी के दौरान। देखो, बार्नी बर्बी में ज्यादातर लोग जो थे ना, उनसे अलग जो लॉर्ड मुनोदी था वो प्रैक्टिकल, सेंसिबल और इंटेलिजेंट था। बाकी जो पूरी कंट्री थी वो ब्लाइंडली फॉलो करती थी अलग अलग स्ट्रेंथ थ्योरीज को और एक्सपेरिमेंट्स को। मुनोदी जो था वो ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करता था और स्टेट मैनेजमेंट करता था, जिसके रिजल्ट में उसकी जो लैंड थी ना वो फर्टाइल, प्रोडक्टिव और वेल मेंटेन थी। बल्कि जो पूरी सराउंडिंग कंट्री साइड थी ना वो नेग्लेक्टेड और एक तरीके से बंजर जमीन थी। लॉर्ड मुनोदी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है गुलिवर को कि बहुत साल पहले जो लापता के लोग हैं उनको एक नई साइंटिफिक स्कीम और प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी कि ये जो रिफॉर्मर्स सामने आए थे उन्होंने बार्नी बर्बी के जो निवासी है उनकी जो जगह थी उसको बर्बाद करके छोड़ दिया इन द फेवर ऑफ इम्प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो है वो कम होता चला गया और जो बिल्डिंग्स हैं वो अनफिनिश्ड रह गई, यानी कि उनको कभी पूरा नहीं किया गया और उनकी इकोनॉमी ने सफर किया। अब क्योंकि लॉर्ड मुनोदी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था तो उसको वहां पर क्रिटिसाइज किया जाता था। हर लोग जो था उसके कंट्रीमैन जो थे वो उसका मजाक बनाते थे, वो उसको ओल्ड फैशन और बैकयार्ड कहते थे, यानी कि पिछड़ा हुआ। और वहां पर गुलिवर ऑब्जर्व करता है कि मुनोदीस की जो जमीन है इकलौती वही प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल है उस जगह पे, बाकी सबकी तो बंजर जमीन खाली बकवास जगह पड़ी है। ये एक समझ आ गया। अब यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस दिया याहूज और ह्यूमंस के बीच में मैंने। तो याहूज को बताया है ग्रीडी, सेल्फिश वगैरह, और ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स थे लेकिन अगली थे। यही अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ये इंटेलिजेंट हॉर्सेस थे और सच्चाई का रास्ता पे चलते थे और जेलसी, ग्रीड, एम्बिशन जैसी चीज़ों से पूरी तरीके से फ्री थे। अब इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है, मतलब रीजन वर्सेस पैशन, कि ह्यूमंस जो है ये रीजन पर ज़्यादा ध्यान देते थे और जबकि याहूज जो है पैशन और इंस्टिंक्ट से चलते थे। सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी एंड ऑनेस्टी वर्सेस डिसीट, ह्यूमंस जो थे ये ऑनेस्टी पर ध्यान देते थे और याहूज जो थे वो डिसीट, यानी कि छल छलावा, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते, सेल्फिश थे, डिसऑनेस्टी को डिस्प्ले करते थे। और ह्यूमंस जो थे वो एक साथ मिलकर काम करते थे अपनी सोसाइटी के फायदे के लिए। यही ह्यूमंस जो थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और छोटे छोटे बातों पर लड़ते रहते थे। सिंप्लिसिटी वर्सेस ग्रीड, ह्यूमंस जो थे वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते थे। यही जो याहूज थे वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाने का वो रखते थे कि लाइक हमें इस चीज़ को भी पाना है, वो बहुत लालची थे। अब इस चीज़ पे गुलिवर का क्या रिएक्शन है और इसका क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। उसके अलावा आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ लाइन्स दी गई हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर क्रिटिकल कमेंट्री करनी है। देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए थे वो तो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे दिए है। उसके अलावा एग्ज़ाम में मैं ये नहीं कहूँगी कि पक्का पक्का यही आएंगे, बट एक बार नज़र मार लेना और अगर कुछ और आता है तो वो आपके भरोसे, बट एक बार बुक देख लेना। बाकी मैंने समरी आपको बता दी है, ठीक है। और एंड में हम कंक्लूजन लिखकर खत्म कर देंगे इस आंसर को। अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें द विकर ऑफ वेकफील्ड जो है इसको पढ़ना है। इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको यहाँ पर वो दिखा रही हूँ, तो देख रहे हैं ना आप, ठीक है। अब इसको लिखा किसने था, इसके राइटर थे ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो ठीक है। तो ये सब हमारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं अपने आंसर को। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की बायोग्राफी देख लेते हैं। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात की जाए तो इनका जन्म 10 नवंबर 1728 में पालास आइलैंड में हुआ था। गोल्डस्मिथ ने अपने बचपन का ज़्यादा टाइम जो है वो रूरल आइलैंड में निकाला और उनकी राइटिंग पर इसका जो है असर भी दिखाई देता है। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन गांव के किसी स्कूल में ली थी, बाद में ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए थे डबलिन में 1745। इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोफेशंस ट्राई किए, जिसमें टीचिंग, लॉ एंड मेडिसिन भी था। और इन्होंने मेडिसिन स्टडी की थी कहाँ पर, अलग अलग यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो और ये अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल भी किया इन्होंने, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली जैसी कंट्रीज में इन्होंने ट्रैवल भी किया। अगर इनके लिटरेरी करियर की बात की जाए लंदन में, तो गोल्डस्मिथ जो थे इवेंचुअली एंड में जाकर ये लंदन में सेटल हो गए थे। यहाँ पर इन्होंने एक मतलब इनकी कमाई का जो जरिया था वो था जर्नलिज्म। वहाँ पर इन्होंने जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन और लिटरेरी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। ये एक बहुत ही फेमस लिटरेरी सर्कल के जो है मेंबर बन गए थे, जिसको लीड कौन कर रहा था, सैमुअल जॉनसन। इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उसमें आता है द ट्रैवलर, द विकर ऑफ वेकफील्ड, द डेजर्टेड विलेज एंड शी स्टूप्स टू कॉन्क्योर, ठीक है ना।
लिटरेरी स्टाइल की बात की जाए तो ये ज़्यादातर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, लैंग्वेज को यूज़ करते थे और सिंपैथी थी इनकी चीज़ों में ना, ऑर्डिनरी पीपल के लिए सिंपैथी दिखाई देती थी। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ एंड मॉरल इनसाइट। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता था, लेकिन फिर भी जो है पर्सनल लेवल पर इनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। डेथ हुई थी इनकी 4 अप्रैल 1774 में लंदन में 45 की एज में, और इनको दफनाया गया था टेम्पल चर्च में। चलो अब समरी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नोवेल शुरू होता है डॉक्टर चार्ल्स प्राइमरोज से, ठीक है ना, द विकर ऑफ वेकफील्ड। वो अपनी हैप्पी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराते हैं, जिसमें उनकी वाइफ है डेबोरा, उनके 6 बच्चे हैं, जॉर्ज, ओलिविया, सोफिया, मोसेस, डिक एंड बिल की जो फैमिली है वो एक कंफर्टेबल और रेस्पेक्टेबल लाइफ को एंजॉय कर रही थी। तो उनकी फैमिली में जो है एकदम से एक क्राइसिस आता है और वो बैंकरप्सी हो जाती है उनको, यानी कि एक तरीके से दिवाला निकल जाता है उनका, जिसके कारण इनको जो है अपना जो इनकी प्रॉस्पेरस होम था इनको वो छोड़ना पड़ जाता है और अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। कि जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले जो जॉर्ज है वो एरेबेला विलमोट से मिलता है, मतलब उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो बाद में इनकी एंगेजमेंट भी टूट जाती है। जब प्राइम रोज की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलता है तो जॉर्ज की एंगेजमेंट भी टूट जाती है। अब इनकी जर्नी के दौरान जब एक नए घर में जा रहे होते हैं तो जो ये परिवार है ये 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से मिलता है, स्क्वायर थॉर्नहिल एंड मिस्टर बोशेल। जो ये स्क्वायर थॉर्नहिल है ये एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लैंडलॉर्ड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होता है लेकिन मॉरली क्वेश्चनेबल होता है। लेकिन मिस्टर बोशेल की बात की जाए तो ये एक गरीब लेकिन बहुत काइंड हार्टेड जेंटलमैन होता है और ये बार बार फैमिली की हेल्प भी करता है। तो जब ये पूरा परिवार अपने नए रेजिडेंस पर पहुंचता है तो जो डेबोरा और उसकी बेटियां हैं वो फैशनेबल लाइफस्टाइल से अफेक्टेड हो जाती हैं। मतलब जो स्क्वायर थॉर्नहिल को देख देख के, वो तो अमीर था यार, उसको देखकर जो उसका फैशनेबल लाइफस्टाइल होता है वो लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो डेबोरा है उसकी वाइफ, तो वो सीक्रेटली ये चाहती है कि उसकी किसी एक बेटी की शादी जो है ना वो स्क्वायर थॉर्नहिल से हो जाए। तो यहाँ पर जो विकर है वो स्क्वायर्स का जो कैरेक्टर है उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है और उसका मानना है कि ऑनेस्टी जो है वो पैसे से ऊपर है। और इसी दौरान मिस्टर बोशेल जो है उनको जो है सोफिया से अफेक्शन हो जाता है, उन्हें सोफिया पसंद आ जाती है और पूरी फैमिली जो है उनके इंटेंशंस को गलत समझ लेती है। पूरी फैमिली की जो इच्छा है ना वो बढ़ती चली जाती है सोशल एडवांसमेंट को लेकर के, लाइक वो अपने आप को सोशली लेवल पर अपने आप की बढ़ोतरी करें, जिस वजह से क्या है ना उनकी कई बार बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशंस भी उनके साथ क्रिएट हो जाती है। और फैमिली जो है ना वो मिस्टर बुशेल को गलत समझती है, वो समझती है कि जो मिस्टर बुशेल है वो उनके बारे में गलत र्यूमर्स फैला रहे हैं और जिस वजह से फैमिली मिस्टर बुशेल को अपने आप से अलग कर देती है। देखो, जैसे कि जो स्क्वायर थॉर्नहिल है वो एक फ्रिक्वेंट विजिटर थे, तो ओलिविया जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है और एंड में जाके फैमिली को एक शॉकिंग न्यूज़ भी मिलती है कि ओलिविया जो है वो 2 आदमियों के साथ भाग गई है और जिसके अंदर थॉर्नहिल्स भी जो थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर विकर जो है पूरी तरीके से डिवास्टेटेड हो जाता है अपनी फैमिली को मतलब टूटता हुआ देखकर। देखो, यहाँ पे मैंने क्रिटिकल कमेंट ऐड किया है, इसको आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको समरी बताऊंगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम पार्ट सेकंड पर। अब पार्ट सेकंड कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर द विकर है वो अपनी बेटी ओलिविया के खोज रहा है, उसको ढूंढ रहा है, जो कि डिसअपियर हो चुकी है, यानी कि गुम हो चुकी है। शुरुआत में विकर को शक होता है मिस्टर बोशेल पर, लेकिन बाद में वो उसकी इनोसेंट को जान जाता है कि नहीं, ये इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। जब वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है तो विकर जो है बहुत सारे एडवेंचर्स और हार्डशिप को जो है उसका सामना करना पड़ता है। वो बीमार हो जाता है और बहुत सारे मतलब हफ्ते जो है उसको किसी एक इन में, यानी कि घर में या होटल वगैरह में बिताने पड़ते हैं। बाद में वो मिस्टर और मिसेस अर्नोल्ड के घर पर विजिट करता है, जहाँ पर उसको अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर वो एरेबेला विलमोट से मिल जाता है, जो कि जॉर्ज की फियोंसे थी, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। तो यहाँ पे एरेबेला जो है अपनी सिंपैथी दिखाती है प्राइमरोज की फैमिली के लिए कि लाइक उनके साथ कितना बुरा हुआ, और वो यहाँ पे ये बताती है कि वो आज भी फेथफुल है जॉर्ज के लिए डिस्पाइट देयर सेपरेशन, की भले ही वो अलग हो गए हैं लेकिन वो उसके लिए आज भी फेथफुल है। फिर एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है जब विकर जो है थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को अटेंड करता है और वो ये पाता है कि उस थिएटर ग्रुप के अंदर एक नया एक्टर है जो कि उसका बेटा है, जॉर्ज प्रिमरोज। बाद में विकर जो है वो ओलिविया को ढूंढ लेता है एक बहुत ही माइजरेबल सर्कमस्टांस में एक होटल के अंदर। वो उसको बताती है अपनी
सच्चाई के बारे में, उसके मिसफॉर्च्यून के, लाइक उसकी किस्मत कैसे खराब निकली, वो उसके बारे में बताती है। और फिर यहाँ पर मिस्टर बुशेल जो है वो मतलब कि वो ये बताती है कि कैसे उनके ऊपर शक किया जा रहा था, ये सब उसके ऊपर शक करने के बावजूद भी जो है मिस्टर बुशेल जो है वो मदद करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम थॉर्नहिल स्कीम से। लाइक थॉर्नहिल जो उसको लूटने या फिर जिस भी तरीके से वो उसको फंसाना चाह रहा होगा, तो मिस्टर बुशेल उसको बचाने की मदद करते हैं। तो ओलिविया यहाँ पर रिवील करती है कि थॉर्नहिल जो है वो उसको फॉल्स मैरिज की ट्रिक में फंसा लेता है और बाद में अटेम्प्ट करता, मतलब कोशिश करता है उसको फोर्स करने की इनटू एन इमोरल लाइफ, यानी कि गलत जीवन जीने के लिए उसको फोर्स करता है। लाइक एक तरीके से हो सकता है उसको बोल रहा हो कि लाइक बेच देना उसको, या फिर एक तरीके से, हाँ ठीक है समझ जाओ ना, मतलब गलत लाइफ जीने के लिए उसको फोर्स करता है, जो काम वो नहीं करना चाहती वो काम करने के लिए फोर्स करता है। और बाद में उसका ये सब देखकर दिल टूट जाता है और वो वहां से भाग जाती है। विकर जो है ओलिविया को माफ कर देता है और उसको घर ले आता है। बाद में एक और डिजास्टर होता है जो पूरी फैमिली को स्ट्राइक कर देता है कि उनका घर जो है आग पकड़ लेता है। एंड डॉक्टर प्रिमरोज जो है वो अपनी लाइफ को भी रिस्क पर लेते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, कि लाइक उनके बच्चे अंदर होते हैं तो वो जलते हुए घर के अंदर जाते हैं और अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद में थॉर्नहिल जो है उनसे रेंट पेमेंट की डिमांड करता है। तो जब विकर जो है रिफ्यूज कर देता है अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या फिर थॉर्नहिल के प्रेशर के आगे सबमिट करने से, झुकने से मना कर देता है, तो वो उसको अरेस्ट करवा देता है और उसको जेल भेज देता है। यानी थॉर्नहिल जो है वो विकर को जेल भिजवा देता है। जेल के अंदर जो डॉक्टर प्रिमरोज है वो बहुत ज्यादा करेज और डिग्निटी के साथ मतलब डिस्प्ले करते हैं। उनकी दोस्ती हो जाती है इब्राहिम जेंकिंसन के साथ, जो कि पहले उनके बेटे मॉस को जो है चीट कर चुका होता है। विकर जो है वहाँ पर बहुत सारा उपदेश देता है प्रिजनर्स को और कोशिश करता है उनको बदलने की। उसी दूसरी तरफ ओलिविया की जो हेल्थ है वो बिगड़ती चली जाती है और एंड न्यूज अराइव्स ऑफ हर डेथ, और एक खबर आती है कि उसकी बेटी जो है वो मर चुकी है और सोफिया को किडनैप किया जा चुका है और जॉर्ज जो है उसको भी जेल हो चुकी है। तो दूसरा पार्ट जो है वो एक के बाद एक जो है गंदी खबरें, उनकी जो किस्मत थी वो कैसे बिगड़ी यही दिखा रही है बार बार। बाद में यहाँ पे मैंने क्रिटिकल कमेंट ऐड किया है, ये आप देख लेना खुद से। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर। तो जो पार्ट 3 है इसके अंदर कंक्लूजन आता है इस पूरी नोवेल का कि देखो बहुत सारी मुश्किलों का उनको सामने करना पड़ता है, लेकिन बाद में जो है जस्टिस हो जाता है और उनको रिवॉर्ड भी, मतलब वर्च्यू इज रिवॉर्डेड, यानी कि उनकी भलाई जो है उसको रिवॉर्ड किया जाता है। देखो यहाँ पे ये सेक्शन किससे शुरू होता है कि डॉक्टर प्रिमरोज जो है वो कंटिन्यू एफर्ट किए जा रहे हैं अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो उनके फेलो प्रिजनर्स थे उनके साथ वाले उनको अलग अलग मतलब उपचार देते हैं, उपदेश देते हैं पेशेंट्स के ऊपर, सफरिंग के ऊपर और रिलीजियस फेथ के ऊपर, कि लाइक अपनी जिंदगी तो सुधारे साथ साथ दूसरों को भी सुधारे। कि जेल में होने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से मॉरलिटी एंड वेलफेयर ऑफ अदर, यानी दूसरों की भलाई के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड थे। जल्दी उन्हें खुशी की जो है खबर सुनने को मिलती है। मोस्ट जॉन को इन्फॉर्म करता है कि अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि जो सोफिया है उसको रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी कि उसके किडनैपर्स को ढूंढा जा चुका है बाय मिस्टर बुशेल। सोफिया यहाँ पर बताती है कि बुशेल कैसे उसको आता है, उसको बहादुरी से ढूंढता है और उसको कैसे खतरे से बचाता है। बाद में यहाँ पर खुलासा भी होता है इसमें कि जो मिस्टर बुशेल है वो ही सर विलियम थॉर्नहिल है, जो अमीर और रिस्पेक्टेड अंकल है स्क्वायर थॉर्नहिल का। स्क्वायर थॉर्नहिल तो वो था जो इनका साथ फरेब करता है, लेकिन मिस्टर बुशेल उसका अंकल है। कि पूरे नोवेल के दौरान वो अपनी आइडेंटिटी को जो है छुपा के रखता है और वो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनके बीच में रहने की कोशिश करता है और उनकी सोसाइटी की ऑनेस्टी को ऑब्जर्व करता है। उनकी अच्छाई जानने के बाद और उनका अफेक्शन जानने के बाद सोफिया के लिए विकर जो है उनको सोफिया का हाथ अपनी बेटी का हाथ उनको देता है शादी के लिए, लाइक उनसे ऑफर करता है और सर विलियम जो है उसको ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लाइमेक्स तब आता है जब स्क्वायर थॉर्नहिल उनके सामने आता है सर विलियम के आगे और उनको मजबूर करता है उनके एक्शंस के लिए जवाब देने के लिए, लाइक आपने ये सब क्यों किया, जवाब दो। तो धीरे धीरे उनके जो क्राइम्स थे वो एक्सपोज होते चले जाते हैं। तो जेनकिंसन जो है, जो उनकी फैमिली का अब एक लॉयल फ्रेंड बन चुका था, वो ये एविडेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब ये दिखाता है कि जो थॉर्नहिल है उसी ने ही सोफिया की किडनैपिंग को अरेंज किया था, कि लाइक पूरा प्लान जो था थॉर्नहिल ने ही डिजाइन किया था, और ये दिखाने के लिए कि लाइक वो उसको रेस्क्यू कर रहा है ताकि वो उसका अफेक्शन जो है वो पा सके। और ऊपर से एक और गवाही आ जाती है थॉर्नहिल के खुद के सर्वेंट से। तो जो बटलर था, यानी कि जो कसाई था, वो ये रिवील करता है कि वो मदद करता है थॉर्नहिल की ओलिविया को उठाने में और
और जो वो उससे फेक शादी वाला पूरा सीन था ये सब क्रिएट करने में। अब थॉर्नहिल की जो स्कीम्स थी, झूठ, मैनिपुलेशन थे, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके थे सबके आगे, ठीक है ना। अब एक दूसरा कंसर्न डेवलप हो चुका था एरेबेला विल्मोट के बारे में। वो आती है और उसको ये पता चलता है कि उसके फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह उसको ट्रांसफर किया जा चुका है टू द स्क्वायर, और वो उन दोनों को फाइनेंशियली बर्बाद करके छोड़ जाती है। यानी कि एरेबेला विल्मोट जो है उसको ये पता चलता है कि उसके फादर ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी को और उसका जितना भी हिस्सा था उसको स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया है, जिस वजह से उसकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो बर्बाद मतलब खराब हो जाती है। हालांकि जो सिचुएशन है वो जल्दी से संभल भी जाती है जब जॉर्ज और एरेबेला जो है वो एक साथ आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस कहानी में ग्रेटेस्ट सरप्राइज तब भी आता है जब जेनकिंसन जो है वो ओलिविया को जिंदा घर वापस ले आता है कि उसकी जो डेथ की जो खबरें थी वो गलत थी। और वहाँ पर ये भी बताता है जो जेनकिंसन है वो ये भी रिवील करता है कि जो ओलिविया की शादी हुई है टू थॉर्नहिल वो नॉट अ शैम, यानी कि वो कोई धोखा नहीं थी। पंडित ने जो सेरेमनी की थी वो एकदम जेन्युइन थी और ओलिविया जो है लीगली और लॉफुली मैरिड है थॉर्नहिल से। तो उनका धीरे धीरे उनकी जो किस्मत थी वो जागना शुरू कर रही थी। जॉर्ज अनाउंस करता है यहाँ पर कि वो वाला मर्चेंट जिसकी वजह से पहले उनकी मतलब जो वो व्यापारी जिसकी वजह से उनकी फैमिली को पहले नुकसान हुआ था फाइनेंशियली लेवल पर, उसको पकड़ा जा चुका है और उनका जो पैसा था उसको रिकवर किया जा चुका है। अब ये जो नोवेल था यहाँ पर इसमें 2 हैप्पी मैरिजेस के साथ एंड होता है। पहली आती है सर विलियम थॉर्नहिल और सोफिया की, दूसरी जॉर्ज प्रिमसन और एरेबेला विल्मोट की। तो यहाँ पर ये 2 शादियां हैप्पीली एंडिंग होती है। अब इस पर भी मैंने क्रिटिकल कमेंट ऐड किया हुआ है, ये आप देख लेना खुद से, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब आ जाते हैं मेजर थीम्स में। तो इसमें वर्च्यू एंड मोरालिटी को दिखाया गया है, फैमिली लाइफ दिखाई गई है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैसी होती है कि लाइक फैमिली मेंबर्स जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, लव अफेक्शन दिखाया गया है कि अगर किसी फैमिली पे मुसीबत भी आ रही है तब भी फैमिली जो है इमोशनली कनेक्टेड है। दूसरा अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखाई है कि लाइक जो जैसा है जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो। मिस्टर बुशल यहाँ पर पुअर दिखाया गया है लेकिन एक्चुअल में वो सर विलियम थॉर्नहिल था, और स्क्वायर थॉर्नहिल जो है उसको चार्मिंग और रिस्पेक्टेबल दिखाया गया था लेकिन वो सेल्फिश और इमोरल था। दूसरा इसके अंदर फॉरगिवनेस और कंपैशन को भी दिखाया गया है कि डॉक्टर प्रिमरोज जो है वो ओलिविया को उसकी गलती के लिए माफ कर देते हैं, वो जेनकिंसन को भी माफ कर देते हैं। और दूसरा सोशल क्लास एंड वेल्थ दिखाई गई है कि गोल्डस्मिथ जो है ना इसके जरिए जो सोसाइटी को ऑब्सेशन था पैसे और स्टेटस को लेकर उसको क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पर कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को जज किया जाता था उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। देन प्रोविडेंस एंड डिवाइन जस्टिस दिखाया गया है कि नोवेल में ये दिखाया गया है कि मतलब ये होता है ना कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो ये जो डिवाइन प्रोविडेंस था इस बिलीफ को बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट किया गया है। देन हिपोक्रेसी एंड करप्शन इसके अंदर दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो आकर उसको विक्र को धोखा देते हैं, उसके पैसे और पावर का गलत फायदा उठाते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टर स्केच दिखाया गया है डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज यानी कि द विकर का। ये देखो ये नरेटर भी है नोवेल का और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स वाला आदमी है जो डीप रिलीजियस फेथ रखता है और काइंडनेस बहुत भरी हुई है। इसकी क्वालिटीज की बात की जाए तो ऑनेस्टी एंड वर्चुअस, एक लविंग हस्बैंड और फादर है, माफ कर देता किसी को भी आसानी से, और ऑप्टिमिस्टिक है और डीपली रिलीजियस है। ठीक, देखो ये दिखाया गया है कि इस पूरे नोवेल में इसको गरीबी का सामना करना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, बेटी की इज्जत चली जाती है, जेल हो जाती है ना, मतलब बेटी को भी नुकसान होता है, बहुत सारी हार्डशिप देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई पे से और अपनी मोरल वैल्यूज पे से अपना भरोसा नहीं उठने देता है। यहाँ पर इसकी कुछ वीकनेस को भी दिखाया गया है। अब आते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर बुशल यानी कि सर विलियम थॉर्नहिल का। देखो शुरुआत में इसको पुअर, सिंपल और हम्बल ट्रेवलर दिखाया गया लेकिन बाद में रिवील होता है कि यही सर विलियम थॉर्नहिल है और एक वेल्दी और रिस्पेक्टेड जेंटलमैन है। ऑनेस्ट एंड जर्नलिस्ट, वाइज एंड प्रैक्टिकल, काइंड हार्टेड था, करेजियस और हम्बल डिस्पाइट हिज वेल्थ एंड स्टेटस। देन इसका रोल क्या था नोवेल में ये देख लीजिएगा। देन कैरेक्टर स्केच देखते हो ओलिविया प्रिमरोज का। देखिए इसकी सबसे बड़ी बेटी थी डॉक्टर प्रिमरोज की, बहुत सुंदर, लाइवली, अफेक्शनेट थी और कहीं ना कहीं रोमांटिक थी इन नेचर। क्वालिटीज की बात की जाए तो अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, लविंग, अफेक्शनेट, सेंसिटिव एंड फैशन का बहुत ज़्यादा इसको शौक। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि ये लोगों को उनके अपीयरेंस के बेस्ड पर जज कर लेती थी और बहुत जल्दी यकीन कर लेती थी। और इसकी सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन दिया है यहाँ पे। सोफिया के बारे में अगर कैरेक्टर स्केच देखे तो इसकी यंगर डॉटर थी और ये एक इसको एक आइडियल हीरोइन माना जा सकता है नोवेल का, क्योंकि ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल थी, मॉडेस्ट, जेंटल, इंटेलिजेंट, काइंड हार्टेड और मॉरली स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कंट्रोल थी। देखिए ओलिविया से अलग सोफिया जो थी वो थोड़ी सी सावधान रहती थी और प्रैक्टिकल थी, डिग्निटी
पजेस करती थी और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेती थी। ठीक, उसका जो अफेक्शन था ना मिस्टर बुशर को लेकर वो धीरे धीरे मतलब और बहुत सिंसियर था और वो बाद में उनकी वाइफ भी बन जाती है। ठीक, यहाँ पर मैंने स्क्वायर थर्नहोल का भी कैरेक्टर स्केच दिया है, ये आप देख लेना। बहुत सेल्फिश था और बहुत गलत तरीके से ये उस पूरी परिवार को परेशान भी करता है। देन उसके बाद मैंने एक शॉर्ट नोट डाला है ऑन द प्रेजेंट एपिसोड इन द विकर ऑफ वेकफील्ड। यार ये वाला ये जो मैं अब एडिशनल टॉपिक्स डाल रही हूँ ना, देखो समरी मेन होती है बताने के लिए और राइटर था जो उसकी बायोग्राफी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये जो जितने भी एडिशनल टॉपिक्स है क्वेश्चंस है ये आप खुद से देख लेना, कहीं ना कहीं ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ओलिविया का जो इलॉपमेंट हुआ है यानी कि एक तरीके से पलायन वगैरह, तो उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको चार्ल्स प्रिमरोज की शादी को लेकर क्या उनका नजरिया है वो डिस्कस करना है। एंड में ऐसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको स्पीकर को आइडेंटिफाई करना और क्रिटिकली कमेंट करना उस पैसेज में। तो स्पीकर कौन है, उस पैसेज का कंटेक्स्ट क्या है और क्रिटिकल कमेंट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। एंड में हम अपने आंसर को एक कंक्लूजन के साथ खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये पूरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो यार बता देती हूँ, मेन चीज़ जो है ना वो है आपको राइटर की नॉलेज होना और समरी का पता होना। अगर आपको वो पता है ना तो आप कोई भी आंसर बना के लिख सकते हो। उसके अलावा जो प्रीवियस आंसर्स आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड ही कर दिए हैं और जहाँ तक हो सकता था वो समझा भी दिए हैं। थोड़े बहुत टॉपिक्स जो बच्चे हैं उन्हें आप खुद से कर लेना। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और उसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और दूसरा इसके नोट्स जो है आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप से भी इनके नोट्स ले सकते हैं। इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ कि लाइक इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करके चले जाओ, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बाकी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।